हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि चिली कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था रणथंबोर नेशनल पार्क को लेकर के। तो रणथंबोर नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया वाइज राजस्थान स्टेट है और उसके सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। रणथंबोर नेशनल पार्क में एक फोर्ट है रणथंबोर नेम से और उसी के नेम पे इस नेशनल पार्क का नेम जो है वो रणथंबोर गिरा। अगर हम बेसिकली और बेसिक फैक्ट्स को यहाँ पर व्यू करें तो रणथंबोर नेशनल पार्क जो है इसको 1957 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेम दिया गया। उसके बाद में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर को जो एक प्रोजेक्शन स्टार्ट किया था हमने टाइगर की पॉपुलेशन को सेव करने के लिए 1973 में, उसको इम्प्लीमेंट किया गया इसमें 1974 में और फिर 1981 में इसको नेशनल पार्क में चेंज किया गया। ये जो रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो अरावली रेंज, आप सभी को पता है अरावली रेंज का ओरिजिन गुजरात स्टेट से होता है और फिर राजस्थान के बिल्कुल मिडिल पार्ट से पास होती हुई अरावली रेंज जो है वो न्यू दिल्ली तक लोकेटेड है। तो अरावली रेंज और जो विंध्यन रेंज है उन दोनों के कन्फ्लुएंस पॉइंट पर ये रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। रणथंबोर नेशनल पार्क के नर्दर्न पार्ट में यहाँ पर राजस्थान की एक इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो होती है बनास रिवर और सर्दर्न पार्ट में फ्लो होती है चंबल रिवर। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं रणथंबोर नेशनल पार्क को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फ्रंट पेज पर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है यूपी में अभी जो डिमोलिशन देखने को मिला उसको लेकर के एक्स जजेज ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि आप ये जो भी इशू चल रहा है इसको आप सुओ मोटो बेसिस पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इशू आप सभी को पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जब नुपुर शर्मा ने कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए उसके बाद में अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे और स्पेसिफिक कानपुर वाले एरिया में माना गया कि कोई स्पेसिफिक एक पर्सन है जो लोगों को इस तरीके के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है इस तरीके की आइडियोलॉजी से, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो उन पर्सन की जो प्रॉपर्टी थी उसको डिमोलिश यहाँ पर किया गया है। देखो इस आर्टिकल में जो हमारे 6 फॉर्मर जजेज हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है, जो वेरियस हाई कोर्ट्स और जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उन सभी ने इसमें अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि आप सुओ मोटो बेसिस पर जो भी रिसेंट एक्ट देखने को मिले हैं जिसमें लोगों के जो रेजिडेंस एरिया है उनको बुलडोजिंग के थ्रू डिमोलिशन किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी जुडिशरी है वो वर्क करे। कल भी हमने इससे रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट जिसमें सिक्योर किए गए हैं पार्ट 3 में, उसमें आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, उसी का इंटीग्रल पार्ट है राइट टू रेजिडेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लोबली लेवल पर जो राइट्स हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो हैं उसमें भी इस बात को इंश्योर किया गया है कि किसी भी पर्सन की जो प्राइवेसी है उसमें एक तरीके से एनक्रोच करके जो है वो कोई भी उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेगा। और इसके लिए इंडिया जो है ये जो भी इंटरनेशनली जो राइट्स हैं वो बाइंडिंग है इंडिया के ऊपर, तो इंडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सभी राइट्स को इंश्योर करने की कोशिश करे। और इसको लेकर के कल भी हमने डिस्कस किया था कि जुडिशरी का इंटरवीन होना बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी जब इन इश्यू को अपने एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगी और फिर जो हमारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, उनके ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा कि इनको एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर के कोई लॉज इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ओके, देखो यूपी में जो इशू देखने को मिल रहा है, यूपी में एक एक्ट पास किया गया था और उस एक्ट में ये बोला गया था कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस पब्लिक प्रॉपर्टी का जो एक तरीके से हम उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व है उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको हम एक्वायर करेंगे या उनको डिमोलिश करेंगे। ओके, तो इस एक्ट के थ्रू ये सारी एक्टिविटी जो हैं वो वहाँ पर कंडक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है
कि आने वाले 18 मंथ्स में 10 लाख पर्सन को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। अब यहाँ पर ये अलग अलग सेक्टर में बता रखा है कि किस सेक्टर में कितनी जॉब वैकेंट है, कितनी सीट वैकेंट है और कितने पर्सन को वहाँ पर जॉब दी जानी है। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात इसलिए बोली कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी आर्मी जो है उन्होंने डिसाइड किया है, एक अग्निपथ स्कीम उन्होंने लॉन्च की है कि आने वाले 4 इयर्स में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को 17.5 से 21 ईयर्स तक के जो भी यूथ हैं उनको हमारी आर्मी में एंट्री दी जाए और फिर 4 इयर्स के अपने प्रोफेशन के बाद में वो अदर जॉब के लिए अपने आप को एलिजिबल मानेंगे। जो अग्निपथ स्कीम है उसके बारे में हम नेक्स्ट पेजेस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है अलग अलग सेक्टर में, जिसमें रेलवेज़ की बात है, जीएसटी सेक्टर है, ये अलग अलग सेक्टर है जिनमें ये वैकेंसीज़ हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट है, इन सभी में जो भी वैकेंसीज़ है उनके अकॉर्डिंग जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट किया जाएगा। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम वैकेंट सीट की बात करें तो लास्ट 2-3 ईयर्स की कंपेरिजन किया गया है तो 2020 में अगर हम देखें तो 8.8 लाख जॉब जो है वो वैकेंट है। मीन्स यूनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितनी सीट्स हैं उनमें से 8.8 सीट जो हैं वो वैकेंट है और इसके लिए ये सारी जो कंप्लीशन है ये कंप्लीट करवाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं अभी और इसमें जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि वो मिल करके अपने कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट करें। तो इसको लेकर के तृणमूल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हेड और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार जो है उनके बीच में डिस्कशन हुआ। अदर जो पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं। वो भी अपनी तरफ से जो भी कि उनके कितने वोट्स हैं और किस तरीके से प्रेसिडेंशियल के जो इलेक्शन है उसमें उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि अपोजिशन पार्टीज़ का जो हेड है वो यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। ये जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर के कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी इंक्रीज़ देखने को मिला है। वहाँ पर भी जो रेट है वो प्राइजेस हैं वो उनमें हाइक देखने को मिला है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन रेट इंडिया में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो रूरल एरियाज़ में फिर भी थोड़ा स्लाइटली डिक्रीज़ देखने को मिला है, लेकिन रूरल अर्बन एरियाज़ में उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर राहुल गांधी जो है जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनको लेकर के ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्वेश्चन किया है किसी पुराने केस को लेकर के। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर और इस आर्टिकल में देखो राजस्थान का जो भरतपुर वाला एरिया है वहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया और उस प्रोटेस्ट में ये डिक्लेयर किया गया कि ओबीसी को सभी को पता है कि 27% रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो उन्होंने मांग की है, डिमांड की है कि 12% जो रिजर्वेशन है वो 27% में से 12% रिजर्वेशन जो है वो 5 कम्युनिटीज़ को दिया जाए ताकि उनके अपग्रेडेशन के लिए काम किया जा सके। तो यहाँ पर जयपुर आगरा हाईवे जो है उसको ब्लॉक किया गया है और 5 ओबीसी कम्युनिटीज़ जो है वो रेगुलर यहाँ पर रिजर्वेशन की मांग कर रही हैं कि बाइफर्केशन किया जाए ओबीसी रिजर्वेशन जो है उसको लेकर के भी। ओबीसी रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर हम प्रेजेंट टाइम में डिस्कस करें तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बना रखा है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि ओबीसी जो कोटा दे रखा है उस ओबीसी कोटा में किस तरीके से बाइफर्केशन किया जाए, क्योंकि ओबीसी कोई कम्युनिटी नहीं है, ओबीसी एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें बहुत सारी कम्युनिटी जो हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आर्टिकल 340 जो है उसमें हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम जो भी ओबीसी है मीन्स सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज जो हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए रिव्यू किया जा सके और इसमें प्रेसिडेंट को पावर है आर्टिकल 340 के अंडर। तो टाइम टू टाइम हमारे प्रेसिडेंट ने वर्क भी किया। 1953 में सबसे पहले उन्होंने काका कालेलकर कमीशन बनाया। ओके, उसके बाद में 1979 में उन्होंने बीपी मंडल कमीशन बनाया और बीपी मंडल कमीशन की जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन थी वो 1979 में कमीशन बना, लेकिन 1990 के टाइम में जब वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने का स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में जो बीपी मंडल कमीशन है उन्होंने रिजर्वेशन की बात की थी कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। वीपी सिंह ने डिक्लेयर किया कि जॉब में हम क्या देंगे 27% तक रिजर्वेशन देंगे, लेकिन इसको लेकर के क्वेश्चनिंग की गई कि इस तरीके से अगर हम रिजर्वेशन देने लगे तो रिजर्वेशन जो है वो तो इंक्रीज होकर के 100% हो जाएगा। तब इंदिरा सानी केस में ये डिसाइड किया गया था कि मोर देन 50% जो है वो रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, उसमें एक कैप डिसाइड की गई थी 50% की।
अब यहाँ पर 50% की कैप डिसाइड कर दी गई, जॉब में रिजर्वेशन दे दिया गया, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी जो है उसको अगर हम बात करें एजुकेशन में जो है वो 2006-07 के टाइम में उनको हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला था। अभी प्रेजेंट टाइम में फिर से जी रोहिणी कमीशन बना है और जी रोहिणी कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन भी दी है कि 27% जो रिजर्वेशन है उसको 2, 6, 9, 10% के थ्रू जो है वो रिजर्वेशन को बांट दिया जाए। जिन कम्युनिटीज़ को ओबीसी रिजर्वेशन का मैक्सिमम बेनिफिट हुआ है उनको 2% के क्राइटेरिया में रखा जाए और जिनको मिनिमम रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है उनको 10% क्राइटेरिया में रखा जाए। इस तरीके से जो भी कलेक्टिव फॉर्म में जो भी कम्युनिटीज़ हैं ओबीसी कैटेगरीज में उन सभी के अपग्रेडेशन के लिए काम किया जा सकता है। नहीं तो इससे क्या होगा, जिन लोगों को पहले से बेनिफिट है, जो पहले फाइनेंशियली अपने आप को फ्रीडम है, वो अपने आप को वेल तरीके से अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और वो कम्युनिटी जो बैकवर्ड है जिन पर अभी तक प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ है उनके अपग्रेडेशन के लिए काम नहीं हो पाएगा। और जिस ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया था वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट और सर्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसी को लेकर के डिस्कशन किया गया है और इसमें बताया गया है कि रशिया की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूक्रेन के साथ में जो भी उनका इश्यू चल रहा है उसको पीसफुल तरीके से सेटलमेंट किया जा सके। इसमें बता रखा है कि प्रेजेंट टाइम में जो डोनबास रीजन है यूक्रेन का उसका जो अदर एरिया है सेवेरोडोनेत्स्क जो रीजन है, जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है डोनबास रीजन का, वहाँ पर यूक्रेनियन जो फोर्सेज हैं उन्होंने वो ट्रैप हो गए हैं क्योंकि उनके पास में सप्लाई जो है वो बंद हो गई हैं और रशियन ट्रूप्स के साथ में उनका जो वॉर है वो रेगुलर चल रहा है। वो चाहते हैं कि इस एरिया को रशिया के अंडर ना जाने दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से जो उनके ट्रूप्स के पास में यूक्रेनियन ट्रूप्स के पास में जो सप्लाई बंद हुई है उससे ये एरिया जो है वो भी रशिया के पास चला जाएगा। इस आर्टिकल में क्लियरली पहले तो बता रखा है कि किस तरीके से वो उस एरिया को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आगे होकर के ये जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करे और वॉर जैसी सिचुएशन जो है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसके वजह से ना दोनों कंट्रीज़ को जो नुकसान जो है वो हो रहा है बल्कि ग्लोबली लेवल पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, देखो जो राइटर हैं इसमें वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने बता रखा है कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में माल न्यूट्रिशन का क्या इशू है। राइटर ने सबसे पहले तो ये बोला है कि आज प्रेजेंट टाइम की जो हमारी जनरेशन है अगर हम उसको एम्पावर करते हैं न्यूट्रिशन लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर, हर लेवल पर अगर हम उनको एम्पावर करेंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी एम्पावर होंगी। ओके, सबसे बड़ी बात, हमारे इंडिया का जो ग्रेटेस्ट नेशनल ट्रेजर है वो हमारे पीपल है, जिसमें स्पेसिफिक अगर हम देखें तो वीमेन एंड चिल्ड्रन हैं। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम गेन करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम देखें तो मेजॉरिटी में हमारी जो पॉपुलेशन है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। अभी भी अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन नीड जो है उनकी डाइट में वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। ओके, देखो एक चाइल्ड का जो न्यूट्रिशन है वो डायरेक्टली बिलोंग करता है उसकी मदर से। तो प्योर न्यूट्रिशन अगर प्रेग्नेंट वीमेन में होता है तो ना सिर्फ वो वीमेन है उसकी हेल्थ उससे इफेक्ट होती है, बल्कि आने वाला जो चाइल्ड है उसकी जो फ्यूचर है, मीन्स हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इससे इफेक्ट होता है। अंडर नरिश जो चिल्ड्रन है वो हमेशा से स्टडीज़ में, जॉब में हमेशा से वो अंडर परफॉर्मिंग रहेंगे और इसकी वजह से ना सिर्फ उन पर्सन की जो डेवलपमेंट है वो इफेक्ट होगा, बल्कि कंट्री का जो डेवलपमेंट साइकिल है वो भी इससे इफेक्ट होगा। ओके, मेंटली फिजिकली जो भी कैपेसिटी है उसको वेल तरीके से परफॉर्म नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि अगर हम 4 से कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा स्लाइटली हमें चेंज वैसे देखने को मिला है, लेकिन जितना चेंज होना चाहिए उतना चेंज अभी तक नहीं हुआ है। एक मिनट, थोड़ा सा नेट का इशू है। तो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में बता रखा है कि मार्जिनल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है हमारे यहाँ पर न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स में, जिसमें जो अगर हम बात करें वेस्टिंग की, स्टंटिंग की, इन सभी में। तो देखो
कुछ डाटाज दे रखे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। स्टंटिंग की रेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ रिडक्शन हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में जो है वो 38.4% था और अभी 35.5% तक देखने को मिला है। स्टंटिंग होती क्या है? स्टंटिंग वेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्टंटिंग क्या होता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग हाइट जो है वो बच्चे की अगर नहीं बढ़ पा रही है तो उसको बोला जाता है स्टंटिंग। ओके, और वेस्ट क्या होता है? वेस्टिंग ये होती है कि अगर आपकी एज के अकॉर्डिंग बच्चे का जो वेट है वो नहीं बढ़ पा रहा है तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग। इसके अलावा एनीमिया जो है उसके केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसके परसेंटेज लेवल भी अगर हम देखें तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि सबसे पहले हमें फोकस करना होगा कि जो भी प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनके ऊपर, उसके बाद में जो चिल्ड्रन का जो एक बेसिक लेवल से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से हमें उन्हें फोकस करना होगा। और बच्चे का स्टार्टिंग पॉइंट है मदर से, तो मदर के ऊपर अगर हमने फोकस किया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो वेल तरीके से डेवलप हो पाएंगी, वेल तरीके से, और इससे हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से इंक्रीज हो पाएगा। ओके, तो ये कुछ डाटा दे रखे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने ये भी इंडिकेट किया है कि 57% से ज़्यादा जो वीमेन है एंड 67% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो एनीमिया से सफ़र करते हैं। उन्होंने अपने स्टेट आसाम की भी बात की है कि आसाम जो है वो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में रहा है, यहाँ पर भी एनीमिक जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? न्यूट्रिशन लेवल पर गवर्नमेंट को वर्क करना होगा, और न्यूट्रिशन लेवल पर जब हम वर्क करेंगे तभी जा कर के इसके जो रिजल्ट हैं वो बेहतरीन तरीके से सामने आ पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और इस आर्टिकल में बता रखा है कि अभी चाइल्ड जो गर्ल की जो मैरिज एज है उसको 18 से 21 इंक्रीज करने की बात की जा रही है। राइटर ने बोला है कि देखो प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में 18 ईयर मैरिज एज है गर्ल की, लेकिन अगर हम देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये डाटा बता रखे हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी जो मैरिज हैं वो अभी भी अर्ली 18 ईयर्स में हो जाती है, मतलब 18 साल से पहले ही बहुत सारी मैरिज हमारे यहाँ पर हो रही हैं। और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? राइटर ने क्लियरली बात बोली है कि हम जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, वीमेन की स्कूलिंग को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, उनमें स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के ऊपर प्रेफरेंस नहीं देंगे, तब तक जा कर के इस तरीके से चाहे आप कितनी ही मैरिज की एज इंक्रीज़ करते रहो, जो टारगेट हमने मैरिज की एज हम इंक्रीज़ क्यों कर रहे हैं? 2 मेजर रीजन है। एक तो ये है कि जो गर्ल है उसकी 18 एज होती है तो वो न्यूट्रिशन लेवल पर डेवलप नहीं होती है, जिसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी अगर होती है तो ना सिर्फ उसकी हेल्थ ख़राब होती है, आने वाला बच्चा जो है वो भी इससे इफेक्ट होगा। दूसरा क्या होता है कि गर्ल 18 एज तक आते आते उनका लगभग +2 कंप्लीट होता है और वो अपनी कॉलेज की एजुकेशन को परस्यू कर रही होती हैं, तो एक तरीके से उनकी एजुकेशन जो है वो इफेक्ट होती है, और जब उनको एजुकेशन प्रॉपर तरीके से वो एक्वायर नहीं कर पाती और उसका इफेक्ट जो है वो फ्यूचर जनरेशन तक देखने को मिलता है। तो इसीलिए 21 ईयर ऑफ मैरिज जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो राइटर ने बोला है कि हमें ईयर जो है मैरिज की वो 21 की जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ में बेसिकली मेजॉरिटी में हमें फोकस किया जाना चाहिए गर्ल की एजुकेशन के ऊपर, वीमेन की एजुकेशन के ऊपर। और एजुकेशन के ऊपर हम वर्क करेंगे तो उनसे उनको न्यूट्रिशन लेवल की जो अवेयरनेस है वो क्रिएट होगी, जिसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी के जो केसेज होते हैं उनको भी ईजिली सॉल्व किया जा सकेगा। ओके, तो राइटर ने बोला है कि स्पेसिफिक एजुकेशन के ऊपर, ओके, अवेयरनेस के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बता रखा है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इनकम जो है वो लोगों की इंक्रीज़ हुई है, लेकिन उसके साथ में लोगों के जो एक्सपेंसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में गूगल का नया चैटबॉट है, और ये जो चैटबॉट है इसको लेकर के कुछ रिजल्ट सामने आए हैं, और इसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि ये एक तरीके से सेंटी होकर के जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। मतलब फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या इस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ में मिल करके काम कर पाएगी कि कॉन्शियस तरीके से, जिस तरीके से ह्यूमन जब भी कोई फीलिंग्स का नेचर होता है तो उसको कॉन्शियस तरीके से उन बातों को सुन करके अपना जो भी रिजल्ट है, अपना जो भी बात है वो सामने रखता है, तो क्या कंप्यूटर या इस तरीके की जो रोबोट डेवलप किया जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, वो इस तरीके से कॉन्शियस बेसिस पर अपना जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करेंगे।
तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में गूगल का जो न्यू चैटबॉट है उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि देखो Lambda, LAMDA, Google's modern conversational agent is enabled with a neural network capable of deep learning. Lambda is Google answer to the quest for developing in non-goal directed chatbot that dialogues on various subjects. Okay? मतलब पहले क्या होता था, अभी प्रेजेंट टाइम में आप अगर देखोगे तो सुन करके भी आंसर देते हैं, जैसे कि अलेक्सा और भी अदर नई नई टेक्नोलॉजी को इंसर्ट किया गया है, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक हायर लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, फ्यूचरिस्टिक बेसिस पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि फेसबुक ने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया गया था, जिससे आपकी जो फोटोज़ जो हम पोस्ट करते हैं उसमें फेसेस को आइडेंटिफाई करता है। एलेक्सा के बारे में बता रखा है, जिसमें गूगल ट्रांसलेट ऐप के बारे में बता रखा है। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये ऐप डेवलप किए गए हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग जो है उनका एक क्वेश्चन था कि एक मशीन जो है क्या वो सोच सकती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रेजेंट टाइम में ट्यूरिंग का जो टेस्ट है उसी को सेटिस्फाई करने के लिए, उसी का आंसर देने के लिए ये कोशिश कर रही है कि हाँ एक मशीन जो है वो भी इंटेलिजेंट तरीके से अपना आंसर दे सकती है। अब इससे क्या होगा, देखो इस आर्टिकल से ये इस तरीके का डेवलपमेंट अगर होता है तो बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे। लेकिन इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखो जब भी हम इस तरीके का रोबोट डेवलप करेंगे तो एंशिएंट टाइम की जो भी इमेजेस हैं वो उसमें इंसर्ट किया जाएगा। तो एंशिएंट टाइम की इंसर्ट अगर उसमें किया जाता है तो हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें तो वीमेन लेवल पर और अगर चिल्ड्रन लेवल पर बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि वो जो मशीन है वो भी उन चीज़ों से ही इन्फ्लुएंस होकर के इसी तरीके की जो डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में उनको इक्वलिटी ना लाने की कोशिश की जाए और वो डिफरेंसेस जो हैं वो आगे तक ही मेंटेन रहें। ओके, तो इस तरीके से जो भी हम इमेज उसमें इंसर्ट करें और उसके बेसिस पर उनका आंसर लेने की कोशिश करें तो ये सारी जो प्रॉब्लम जो बैक टाइम में रह चुकी हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है और इसमें बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर टाइम के साथ में जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ट्रस्ट जो है वो लॉस हो रहा है। मतलब ये जो भी न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अपने ट्रस्ट को लूज़ कर रहे हैं टाइम के साथ में। लोग न्यूज़ को प्रेफर करना, उनकी कही हुई बातों पर ध्यान देना, उनकी बातों को सही मानना, इस चीज़ को मतलब जो है जो उनका ट्रस्ट था पहले वो टाइम के साथ में डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो ये जो भी रिपोर्ट एक तरीके से बनाई गई तो इसमें स्पेसिफिक अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज़ के ऊपर मोर फोकस किया गया, रूरल एरियाज़ या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर अभी भी प्रिंट मीडिया के ऊपर या फिर टीवी जो न्यूज़ है उनके ऊपर फोकस किया जाता है, उनके ऊपर यहाँ ध्यान ही नहीं दिया गया। तो इस तरीके से जब हम कंप्लीटली जब सर्वे होता है तो उसमें स्पेसिफिक कुछ लोगों को चुना जाता है, इसके बेसिस पर कंप्लीटली ये देने की कोशिश की जाती है कि इस तरीके का जो प्रोसीजर है, इस तरीके का जो वेव है वो चल रही है सोसाइटी में। ओके, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि अर्बन एरियाज़ पे हो लेकिन रूरल एरियाज़ पे नहीं हो। जब तक हम कंप्लीटली इस सर्वे में पार्टिसिपेट ना करें तब तक इस तरीके की जो रिपोर्ट्स हैं उसको हम सही नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और इस आर्टिकल में देखो सबसे पहले तो इस आर्टिकल में जो अग्निपथ स्कीम जिसके बारे में हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया था तो उसी के बारे में बता रखा है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अग्निपथ स्कीम को रोल आउट किया है। इसमें बोला है कि आने वाले 90 डेज़ में हम 46,000 यंग मैन और वीमेन को इस साल के लिए प्लान कर रहे हैं कि हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसमें उनको लिया जाए। ओके, अब हमारे जो भी डिफेंस सर्विसेज हैं उन सभी के लिए 3 डिफेंस सर्विसेज के लिए जो सोल्जर है उनका रिक्रूटमेंट एक फॉर्म के थ्रू ही किया जाएगा। इसमें 17.5 ईयर से 21 ईयर तक के एज के जो भी यूथ हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। 4 ईयर की उनकी सर्विस जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में अदर सेक्टर में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क
और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है उनको अदर एरियाज़ में भी जॉब दी जा सकती है। यहाँ पर उनके बारे में पैकेज लिख रखा है कि एनुअल पैकेज उनका क्या रहेगा, जो भी इसमें अग्निवीर नाम दिया गया है उन लोगों को जो इसमें शामिल होंगे और जो अपनी जॉब को यहाँ पर क्लियर करेंगे। लेकिन जो अदर एरियाज़ में, जैसे अगर आप किसी हार्ड एरियाज़ में रह रहे हो, कोई माउंटेनियस एरिया है, तो उन सभी के अकॉर्डिंग जो हार्डशिप दी जाती है वो भी इसमें अलाउ होगी। ओके, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाइम जैसे ही आपका वो होता है रिटायरमेंट के बाद में, देयर विल बी नो एंटाइटलमेंट टू ग्रेजुटी एंड पेंशन बेनिफिट्स अंडर द स्कीम। However, the Agniveers will be provided a non-contributory life insurance cover of 48 लाख during their service. इनको नेशनल इंश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कवर करवाया जाएगा, लेकिन पेंशन जो है वो इस स्कीम के अंडर नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है, हाई कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर किया है कि कुछ स्टेट रन प्राइमरी स्कूल में कुछ अपॉइंटमेंट किए गए थे और उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देखो सीबीआई जो है वो एक प्रोबिंग एजेंसी है, आप सभी को पता है। उसको लेकर के गवर्नमेंट भी उसको अलाउ कर सकती है कि आप जांच कीजिए, और जो जुडिशरी है वो भी अलाउ कर सकती है। लेकिन जब गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करे कि उस स्टेट में जाकर के आप जाँच कीजिए, तो उस स्टेट से पहले क्या लेना होता है, प्रायर कंसेंट लेना होता है। किसको? सीबीआई को। लेकिन अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी जो है उसको प्रायर कंसेंट नहीं लेना होता है, और प्रायर कंसेंट नहीं लेना होता है मतलब जुडिशरी ने अगर बोला कि इस स्टेट में जाकर के आप अपने एग्जामिन कीजिए, ओवरव्यू कीजिए इस इशू को, तो वो इजीली जाकर के विदाउट एनी प्रायर कंसेंट उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो मिनिस्टर हैं वो रशिया जाएंगे और इकोनॉमिक जो मीट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द बिगेस्ट रशियन ट्रेड मीट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन वेडनेसडे। इंडियन डेलीगेशन फॉर सेंट पीटर्सबर्ग International Economic Forum is to be led by Minister of Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers Mansukh Mandavia, and the focus will be on fertilizers and potash supplies as India rushes to ensure uninterrupted फर्टिलाइजर सप्लाई इन द खरीफ सीजन। आप सभी को पता है कि पोटास की सप्लाई, और स्पेसिफिक अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है वो रशिया के द्वारा ग्लोबली लेवल पर किया जाता है। लेकिन इस वॉर की वजह से, रशिया और यूक्रेन में जो इशू चल रहा है, इसकी वजह से जो फर्टिलाइजर्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है, और उसकी वजह से जो सभी कंट्रीज हैं वो इससे इफेक्ट हो रही हैं। तो इस मीटिंग में अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, जो इजिप्ट है वो इसको एज ए गेस्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इजिप्ट विल बी द गेस्ट कंट्री दिस ईयर। 2017 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चीफ गेस्ट थे इस मीटिंग की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और इस आर्टिकल में बताया रखा है कि प्रेजेंट टाइम में एक सर्वे कंडक्ट हुआ है, लेबर फोर्स सर्वे, और इसमें बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज हो गया था कोविड के टाइम में, वो टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी अनसंग हीरोज़ हैं, जिनके बारे में कुछ भी हिस्ट्री में नहीं दे रखा है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक गैलरी जो है उनको ओपन किया, और उसमें ये बताया कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में किन किन का पार्टिसिपेशन था। अगर हम बेसिक लेवल पर देखें, एक माइन्यूट लेवल पर भी अगर किसी का पार्टिसिपेशन था तो उन सभी को याद किया जाएगा, रिमेंबर किया जाएगा, और हमारी हिस्ट्री में उनका पार्टीशन जो है, उनका जो इंक्लूजन है वो शो किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक मोटे मोटे लेवल पर कि जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उन्हीं के बेसिस पर हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको डिक्लेयर कर दो कि हाँ ये जो प्रोसीजर है इसके थ्रू हमने फ्रीडम स्ट्रगल को चेंज किया है। मतलब इनडायरेक्टली हमारी जो हिस्ट्री है उसको चेंज करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर के कल बिहार के सीएम से भी क्वेश्चन किया गया था कि क्या हमारी जो हिस्ट्री है उसको चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर, और इस आर्टिकल में सबसे पहले तो देखो टाइम के साथ में जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो हम जो हमारे नेचुरल हैबिटाट हैं जहाँ पर हमारे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं उन एरियाज़ में भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। जैसे कि जो फॉरेस्ट वाला रीजन है वहाँ पर हमने डेवलप किया है कि बहुत सारी रेलवे लाइंस, जिसकी वजह से जो एलिफेंट हैं और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता है और बहुत सारे एलिफेंट की इसमें डेथ हो जाती है। तो अभी इसी को लेकर के ही प्रेजेंट टाइम में जो रेलवेज़ हैं वो और यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है उनको इंटीग्रल पार्ट इसमें बना करके ये कोशिश की जा रही है कि ये जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे लोको पायलट हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जब भी आप इस रीजन से अपनी जो भी
इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवेज़ को आप यहाँ से पास कर रहे हो तो उनकी जो स्पीड है वो एक लिमिटेड वे में होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो इनका बाउंड्री एरियाज़ है वहाँ पर हम कंप्लीट करें एक तरीके से, जो भी बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए। दूसरा, यहाँ की जो भी रीजनल पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन है, उनमें भी अवेयरनेस क्रिएट किए जाएं कि वो भी हमारे जो नेचुरल हैबिटाट हैं, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उन सभी को सिक्योर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, ये वही है जो भी हमने डिस्कस किया, जो रॉयटर्स का जो एक स्टडी सामने आया है, इसमें जो बताया गया है कि यूथ जो है प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो भी आपने जो रिजल्ट दिया है वो सभी को कंप्लीट करके नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि अदर एरियाज़ में जो लोग हैं वो न्यूज़ को स्टडी करना, व्यू करना लाइक भी करते हों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो सऊदी अरेबिया की विज़िट करेंगे, जिसमें जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी वो विज़िट डिस्कशन करेंगे। एक वर्चुअल समिट होगी, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, यूएई, इजराइल के जो लीडर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेस्ट एशिया के ऊपर प्रेजेंट टाइम में यूएस जो है वो काफ़ी फोकस कर रहा है। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो वहाँ पर जो भी फ्यूल जो रिसोर्सेज हैं उन सभी के लिए हो सकता है कि यूएस इनके ऊपर फोकस कर रहा हो। ओके, इस आर्टिकल में दो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बता रखा है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बारे में और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो IAEA जो है, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है, उन सभी को एक परफेक्ट तरीके से इंश्योर करने के लिए IAEA जो है वो काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है IAEA का। और अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियर डील जो ईरान के साथ में जो भी चल रहा है उसमें भी उसको भी ओवरव्यू करने का जो काम है वो IAEA को ही दिया गया था। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की अगर हम बात करें तो देखो, ये IAEA को 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये एस्टेब्लिश है। ये जो अपनी रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को देता है। नेक्स्ट है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बारे में। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो है, इसमें अगर हम बात करें तो 1981 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सऊदी अरेबिया का जो रियाद सिटी है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और ये गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC के नाम से जिसको जानते हैं, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE जो हैं वो अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन के रूप में, रीजनल इंटरगवर्नमेंटल फॉर्म के रूप में इसको डेवलप किया गया है। ये इस तरीके से आप देख सकते हो। ये यमन है और यमन के साथ में तो आप सभी को पता है ना कि सऊदी अरेबिया और इनके बीच में काफ़ी इश्यू चलता है, क्योंकि यहाँ पर हैती रिबेल्स हैं और इनके लिए बोला जाता है कि हैती रिबेल जो हैं उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्टेड है वो इसकी वजह से भी, हैती रिबेल्स की वजह से भी जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।